कैसे हैं आप सभी। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे, आज की इस क्लास में इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वो हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हम तो सबसे पहले हम इनके उपनाम के बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, एक नंबर पर लगा लीजिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था जॉन मार्शल ने। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने, ठीक है। दूसरा लिखो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इन्हें। तीसरा लिखो नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने, ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय सभ्यता कहा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। ये सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र है, एक मिनट, चलो दोबारा लिख लेते हैं। उपनाम में लिखो आप, उपनाम सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा क्या बताया था? हड़प्पा। तीसरा बताया था नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, ये तीन तो आप लिख चुके हो। चौथा लिखो मातृस्थात्मक सभ्यता। मातृस्थात्मक सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मातृस्थात्मक थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप, ये जो है ना मातृस्थात्मक, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी थी? मातृस्थात्मक थी या पितृस्थात्मक थी? तो मातृस्थात्मक थी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कांस्य युगीन सभ्यता, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। 6 नंबर लिखो प्राक ऐतिहासिक सभ्यता। ये इनके जो है उपनाम है। अब इसे जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता कहा था जॉन मार्शल ने, और मार्टिमर व्हीलर ने भी इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा था, ठीक है। आप यहाँ लिखो, एक लाइन लिख लीजिए, मार्टिमर व्हीलर ने भी सिंधु घाटी सभ्यता कहा, ठीक है। अब लिखो पुरातत्व, पहले समय लिख लेते हैं इसका। समय में जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो समय है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय है, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार, ये भी लिख लीजिए आप, एनसीईआरटी के अनुसार
यानी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी में इसका समय मिलता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, हमें कौन सा याद रखना है? हमें याद रखना है ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब लिखो कुल स्थान। कुल स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुल स्थान खोजे गए हैं वो है कितने हैं? 2800 स्थान खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुल स्थान। अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी लिपि कौन सी थी? लिपि पे बात करते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इसकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक यानी चित्रों के रूप में थी, यानी इमोजी। इमोजी को मतलब तो समझो थे, इमोजी की तरह ये लिपि यानी चित्र हूँ भाव प्रकट करना, भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, अब उन चित्रों में जो सबसे ज़्यादा चित्र थे वो मछली के चित्र पाए गए। मछली के और उल्टा यू यानी इस तरह के भी चित्र उसमें सर्वाधिक पाए गए, यानी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इसे लिखा कैसे जाता था? इसे दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, यानी इस तरीके से इसे लिखा जाता था। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये इस तरीके की लिपि थी। यानी यहाँ से शुरू होती थी, फिर इधर से ये लाइन इधर पूरी हो गई, फिर यहीं से शुरू करके इधर चलते थे। यानी दाएं से बाएं आए, बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, यानी इस तरीके से ये चलती थी। इसे सर्पिलाकार भी बोलते हैं। ये इस तरीके से चली तो इसे सर्पिलाकार भी बोलते हैं, सर्पिलाकार। ठीक है, लिख लीजिए साथ साथ, सर्पिलाकार। यह तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है, लिपि के बारे में और बातें बताऊं मैं आपको, तो जो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इसमें जो चिन्ह थे वो मूल चिन्ह कितने थे? मूल चिन्ह 64 थे। और चित्राक्षर कितने थे? मूल चिन्ह कितने थे? 64। और चित्राक्षर कितने थे? 250 से 400 के लगभग चित्राक्षर थे इसमें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मूल चिन्ह कितने थे? 64, और चित्राक्षर 250 से 400। ठीक है, और सर्वाधिक चिन्ह उल्टे यू आकार, यानी ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लेना, उल्टे यू आकार के था चित्र मछली के थे। ठीक है, सर्वाधिक चिन्ह है तो उल्टे यू आकार के थे, सर्वाधिक चित्र मछली के थे। ठीक है, और इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे सर्वप्रथम पढ़ने वाला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला, सर्वप्रथम पढ़ने वाला नहीं, इसे लिखो आप सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास। सिंधु घाटी सभ्यता को जो सभ्यता की जो लिपि थी उसको जो सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था वो किसने किया था? सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था बेडेन महोदय ने।
बेडेन महोदय ने, लेकिन ये असफल रहे, बेडेन महोदय। और प्रथम भारतीय यानी इसे पढ़ने वाले, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले, पढ़ने का प्रयास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो प्रथम भारतीय थे वो थे नटवर झा। कौन थे? नटवर झा। और नीचे लिख लीजिए आप, दोनों ही, ये जो दोनों हैं वो दोनों ही असफल रहे, असफल रहे, दोनों ही असफल रहे। ये जो सिंधु घाटी के लोग थे वो शव को दफनाते थे, शव को दफनाते थे। ठीक है। क्षेत्रफल की बात हम करें, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्रैकेट में लगभग लगा लेना, लगभग इतना इसका जो क्षेत्रफल है। आकृति इसकी बात करें हम, आकृति त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और जो नए इसके जो कुछ क्षेत्र हैं वो नए खोज दिए गए हैं अब, तो उनके कारण इसकी जो आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज हो गई है। ये भी आप लिख लीजिए। वर्तमान में नए स्थान सामने आने पर या खोजे जाने पर, कुछ भी लिख लीजिए, आपको समझ आना चाहिए। इसकी आकृति क्या होगी? विषमकोणीय, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, ठीक है। अब देखो इनके जो स्थानों की बात करते हैं हम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के स्थानों की हम बात करते हैं। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो इसकी जो ऐसे चौड़ाई है वो है 1300 किलोमीटर, और ऐसे बताया जाता है इसकी जो चौड़ाई है वो है 1400 किलोमीटर। ठीक है, लगभग। अब जो यहाँ का जो स्थान है पूर्व में, चलो पहले उत्तर की बात कर लेते हैं। उत्तर के अंदर है मांडा, मांडा या कहीं कहीं मांदा भी लिखा मिलता है, मांदा। ठीक है, ये उत्तर का स्थान है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चेनाब नदी के किनारे है ये, चेनाब नदी। ठीक है। सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? सबसे उत्तरी की बात आए, इधर लिख लीजिए, सबसे उत्तरी है सोर्तगुई, सोर्तुगई। ठीक है, जो सबसे उत्तरी स्थान है वो है सोर्तुगई। यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे उत्तरी स्थान है, यहाँ से नहरों के अवशेष मिले थे, नहरों के अवशेष।
1976 में इसकी खोज हुई थी। बाकी हम इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई उत्तरी स्थान की बात। अब हम देखते हैं इसका दक्षिणी स्थान। दक्षिणी स्थान क्या है? द से दक्षिणी, द से दयामाबाद, दयामाबाद। देखो ये तो याद रह जाएगा, द से दक्षिणी, द से दयामाबाद। तो दक्षिण में कौन सा है? दयामाबाद। ब्रैकेट में लिखो महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। नदी कौन सी है? नदी है प्रवरा या गोदावरी, गोदावरी नदी है, ठीक है। अब आ जाते हैं पश्चिमी स्थान की ओर। पश्चिमी स्थान कौन सा है? सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर। ये जो स्थान है वो पश्चिमी स्थान है इसका। जो ये कहाँ है? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, ठीक है। कौन सी नदी है यहाँ? दास्ता, दास्ता या दासक नदी, दासक नदी, ठीक है, दास्ता नदी। अब बचा है पूर्वी स्थान। पूर्वी स्थान देखो, पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीर, ऐसे इसे चेंज कर लेते हैं हम। पूर्वी स्थान कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है ये? यूपी में है, मेरठ यूपी, ठीक है। आलमगीरपुर जो पूर्वी स्थान है वो है आलमगीरपुर, पूर्वी पुर, आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी के अंदर है। नदी कौन सी है? हिडन नदी, हिडन नदी के किनारे है ये, ठीक है। ये तो हो गए इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी स्थान। ये भी आपको याद रखने, उत्तरी स्थान कौन सा है, पूर्वी स्थान कौन सा है। जब पूछा जाए सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, तब आएगा सोरतु गई, ठीक है। नोट लगा कर लिखो, नोट लगा कर लिखो। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जो चार्ल्स मेसन, कहीं इनका नाम मिलता है चार्ल्स मेनन, इन्होंने 1826 में यहाँ एक टिल्ले की खोज की थी, जिसका वर्णन 1842 में किया गया था, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के ब्रैकेट में लिख लीजिए मेनन, कहीं इनका नाम मेनन मिलता है, कहीं मेसन मिलता है। तो चार्ल्स मेनन ने एक टिल्ले की खोज की थी, यहाँ एक टिल्ले की खोज की, टिल्ले की खोज की, ठीक है। इसका जो वर्णन है, इस टिल्ले का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका वर्णन किया गया है। 1851 से 1853 में कनिंघम ने, जो यहाँ टिल्ला था हड़प्पा के, जो टिल्ले की सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। कब किया था? 1851 से 53 में कनिंघम ने हड़प्पा के टिल्ले का
सर्वेक्षण किया। और लिखो 1856 में लाहौर से कराची के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब यहाँ ईंटें निकली थी तो बर्टन बंधु, जो विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, दो बर्टन बंधु थे, उन्हें बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। दो थे वो, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। उन्होंने इसकी सूचना है वो सरकार को दी। कब? 1856 में। रेलवे लाइन कौन सी बिछाई जा रही थी? लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब यहाँ जो ईंटें निकली उसकी जो सूचना दी थी किसने? बर्टन बंधु ने। बर्टन बंधु, इन्हें एक साथ बर्टन बंधु कहा जाता है। अलग अलग अगर इनकी बात करें तो विलियम बर्टन व जॉन बर्टन ने इसकी जो सूचना है वो सरकार को दी। अब देखो पवित्र, ये जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पवित्र पक्षी किसको मानते थे? अपना पवित्र पक्षी मानते थे ये फाख्ता नामक। और वृक्ष किसे मानते थे? पवित्र वृक्ष मानते थे ये पिप्पल को। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर और क्या, जो यहाँ जो चाक से बनाए हुए मर्दबांड मिले और लाल गुलाबी मर्द। कैसे हैं आप सभी? तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब आज की जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी के जो खोजे गए स्थान है वो एक एक स्थान करके हम अब आगे इन क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है। सिंधु घाटी पर हम बात है वो कल की क्लास में कर चुके हैं। समय के बारे में बात कर चुके हैं, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर चुके हैं। समय इनका जो सही समय माना जाएगा वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व सही माना जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में ये नहीं मिलता, ऑप्शन में 2350 से 1750 नहीं मिलता। कभी कभार क्या मिल जाता है, इसकी जगह तो मिल जाता है 2400 से, इसकी जगह मिल जाता है 1800 ईसा पूर्व। तो ये लगभग आसपास का ही है, तो ये सही माना जाएगा उसमें। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है। आपको याद कौन सा रखना है? ये वाला 2350 से 1750 वाला। ठीक है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। ठीक है। अब हम इनके जो स्थान पढ़ेंगे तो उनमें हम पहला स्थान पढ़ेंगे, एक मिनट, ये मान लीजिए ये भारत है। ठीक है। तो इसमें जो खोजे गए स्थान है भारत से बाहर वाले हम पहले पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण स्थान है जो भारत से बाहर खोजे गए हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ जो स्थान खोजा गया है वो है हड़प्पा। ठीक है। फिर इसके इधर खोजा गया है मोहनजोदड़ो। ठीक है। इधर खोजा गया है चहुंदड़ो। स्थान और भी खोजे गए हैं लेकिन हम ये तीन ही पढ़ेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट है जो भारत से बाहर है। ठीक है। कुछ स्थान इधर भारत में ऐसे खोजे गए तो इसकी जो आकृति है वो ऐसे बनती है। ठीक है। तो इसे त्रिभुजाकार आकृति में बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी किसने दिया था? जॉन मार्शल ने नाम दिया। और जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो सिंधु नदी के आसपास मिली है इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए। तो फिर अब जैसे इधर जो भारत में यहाँ स्थान मिले, यहाँ मिले, जैसे रोपड़ है, बनवाली है, जो दूर इनसे दूर मिले, सिंधु से दूर मिले, तब कहा कि भी यहाँ तो सिंधु नहीं है ना, सिंधु नदी के किनारे नहीं है, तो फिर आपने सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्या कैसे कह दिया? तो फिर बोले कि जहाँ आपको जो अच्छा लगे वो नाम रख दो। तो इसीलिए इनके फिर अलग अलग नाम पड़े। तो पहला जो स्थान खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
ठीक है। तो अगर हड़प्पा का स्थान पूछे, हड़प्पा का समय पूछे और सिंधु घाटी का समय पूछे तो आपको एक इसमें करना है। अब लिखो 1 नंबर सभ्यता लिखो, कौन सी? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हेडिंग डालो। सिंधु घाटी के बारे में तो हम लिख ही चुके हैं, अब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा में क्या हुआ कि 2 टीले खोजे गए, एक इधर और एक इधर। ये 2 टीले जो खोजे गए, इनमें ये जो पश्चिमी जो इसका भाग था हड़प्पा का, यानी जो इधर वाला वो था दुर्गीकृत, दुर्गीकृत, ठीक है। इसे माउंट एबी कहा गया, माउंट ए बी, इस टीले को माउंट एबी कहा गया, ठीक है। और इधर वाला जो दूसरा टीला था, ये तो दुर्गीकृत था और ये था जन आवास, ठीक है, जन आवास। ये पूर्वी था, ये पश्चिमी था, ठीक है। और जो ये जो था जन आवास वाला ये टीला, इसमें जो मिले थे समाधियाँ मिली, यानी कब्रें मिली, समाधियाँ मिली, उन्हें कब्रिस्तान को क्या कहा गया? R37, ठीक है, R37 कब्रिस्तान को कहा गया। समाधियों पर HR लिखा मिला, ठीक है। और इनके अंदर जो इधर साइड है एक नदी है, उस नदी के किनारे, नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे यहाँ अन्नागार मिले 6x6 के, इस तरीके से 6x6 की पंक्ति में। मैं आपको थोड़ा इधर समझा देता हूँ। ये नदी हो गई, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लाइन में नदी के किनारे, ठीक है, अन्नागार मिले। अब अंदाज़ा ये लगाया कि ये नदी के किनारे इसलिए बनाए ताकि नदी के माध्यम से आयात निर्यात करने में आसानी हो सके, ठीक है। और इधर ये जो टीले खोजे गए हैं, इनके इधर वाली साइड यहाँ 18 चबूतरे मिले, इस तरीके के 18 चबूतरे। और इनके अंदर मतलब जौ है, कणक है, गेहूँ और जौ के अवशेष मिले इनमें, और जिनसे अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ मतलब इन्हीं चबूतरों के अंदर औंखलियाँ मिली, ठीक है। उन औंखलियों के अंदर जौ और गेहूं के दाने मिले। ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, जो गेहूं और जौ के अवशेष कहाँ से मिले? हड़प्पा से, ठीक है। अब लिखो इसके बारे में, ठीक है, हेडिंग डाल लो हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पंजाब प्रांत, लिखो तो लिख लो, पंजाब प्रांत, साहिवाल जिला, साहिवाल जिला कहाँ है ये? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। खोज 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 1981 में दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है, हड़प्पा की खोज की गई। अब ये कहाँ है? ये जो है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे है, और इसका जो उत्खनन है वो 2 बार किया गया है, ठीक है, 2 बार उत्खनन, उत्खनन 2 बार।
2 बार उत्खनन में लिखोगे आप। 1 नंबर पे लिखो 1926 या 1927, ठीक है। 1926-27 में इसका जो उत्खनन किया वो किया था माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स ने किया। दूसरी बार इसका उत्खनन मार्टिमर व्हीलर ने किया 1946 में। 1946 में किसने किया? मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर ने। अब लिखो इसके उपनाम, उपनाम भी है इसके। हड़प्पा के उपनाम कौन से है? उपनाम ये सबसे पहले खोजी गई है, यानी सिंधु में ये सबसे पहले खोजी गई है, तो इसका नाम तोरण द्वार, तोरण द्वार सबसे पहले खोजे जाने के कारण। अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक, औद्योगिक नगर, ठीक है। अब एक बात लिखो, आप नोट लगा के लिख लो, जो यहाँ टिल्ले खोजे गए हैं इनका जो जिक्र है वो पहले हुआ है। तो सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया इनका? 1826 में वो चार्ल्स मेसन या चार्ल्स मेनन, कुछ भी बोल दो उन्हें, उन्होंने किया। 1800, आप लिखोगे किस तरीके से लिखोगे इसे? हड़प्पा टिल्ले का, हड़प्पा टिल्ले का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन या चार्ल्स मेनन ने, फिर कनिंघम ने, फिर कनिंघम ने किया। दो नगरों में विभक्त है ये, दो नगरों में विभक्त। आप इस तरीके से इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसके 2 भाग कर दीजिए। ये तो हो गया दुर्गीकृत, दुर्गीकृत, ये हो गया जन आवास, आवास, जन आवास। ये भाग है वो हो गया पश्चिमी भाग, ये भाग हो गया पूर्वी भाग, ठीक है। ये अदुर्गीकृत भी है, अदुर्गीकृत, ठीक है। और यहाँ क्या मिले? R37 कब्रिस्तान मिले, R37 कब्रिस्तान लिखो, R37 कब्रिस्तान। और समाधि पर क्या मिला? HR लिखा मिला, HR समाधि मिली, ठीक है। और इसे, इस टिल्ले को जो दुर्गीकृत भाग है इसको माउंट एबी कहा, माउंट एबी किसने कहा? मार्टिमर व्हीलर ने कहा। इस तरीके से लिख लो, मार्टिमर व्हीलर ने कहा, ठीक है। मार्टिमर व्हीलर ने कहा, मार्टिमर व्हीलर ने इसे माउंट एबी कहा, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम बना लो ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषताएं, विशेषताओं में लिखो, विशेषताएं, विशेषताओं में आप लिखोगे स्त्री के पेट से यहाँ निकलते हुए पौधे की जो मूर्ति मिली, ठीक है। उस मूर्ति से ही क्या है कि मूर्तियों से ही अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे मातृस्थात्मक था उस समय का, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृस्थात्मक थी। अब जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? पितृस्थात्मक चल रहा है। कहीं ना कहीं हम अब जैसे मान लो
पृथ्वी का विनाश हो और दब जाए जो सब कुछ है, वो मंदिर है, मस्जिद है, जैसे ये पूरी पृथ्वी पर घर हमारे, मतलब पूरा, फिर हजारों करोड़ों सालों बाद यहाँ फिर जीव उत्पन्न हो और फिर यहाँ से खुदाई की जाए, फिर यहाँ जो निकलेंगे तो यहाँ देखो मूर्तियाँ निकलेगी, जैसे मंदिरों में मूर्तियाँ हैं। तो अब आपने आसपास अंदाजा लगा के देख लो कि आपने आसपास से मान लो मंदिर देवियाँ का ज़्यादा है कि देवताओं का ज़्यादा है। तो गाँव के अंदर गोगा जी, रामदेव जी आंगा तो मंदिर मिल जाएगा, लेकिन देवियाँ का मंदिर बहुत कम मिलेगा। तो ये खातर अब जो को आप चालन आ रही हो वो पितृस्थात्मक चालन आ रही है। और पहचान के तौर पर देखा तो अगर किन्नी पूछा यहाँ आप कि तू किंग है, जो वो आपका मान ले अपने पिता का नाम लेगा वो, ठीक है, कि अपने पिता से अपनी पहचान कराएगा, तो ये पितृस्थात्मक है। अब महाभारत और रामायण तो आप सबने देखी होगी, महाभारत और रामायण। अब इसमें आपने कभी गौर किया हो तो ये राम है वो अपना परिचय देते हुए ऐसे बोलता है, मैं दशरथ पुत्र, यानी ये जो रामायण का समय था वो पितृस्थात्मक था। और महाभारत के अंदर अब पांडवों के बाप को नाम तो कि नहीं पता ही को नहीं होगा, पांडवों के पिता का नाम क्या था, वो कुंती पुत्र। तो ये क्या था, मातृस्थात्मक था, ठीक है। इस तरीके से तो महाभारत के अंदर पहचान होती थी माता के नाम से, मैं कुंती पुत्र, और इसमें मैं दशरथ पुत्र, ठीक है। तो इसमें पिता के नाम पर पहचान होती थी। अब हमारा जो चल रहा है इसमें पिता के नाम पर पहचान हो रही है, तो इसलिए पितृस्थात्मक, ठीक है। लिखो, स्त्री के पेट से निकलता हुआ पौधे की मूर्ति मिली। अब इसे क्या कहा गया, इसे उर्वरा की देवी कहा गया। इसे उर्वरा की देवी कहा गया। अब आगे देखो, पश्चिमी टिल्ले को माउंट एबी कहा गया। यह भाषा मेरी थोड़ी कमजोरी है, आप मात्रा का ध्यान रखना, कहीं आपको गलत लगे वो सही कर लेना। जन आवास के दक्षिण में, जन आवास था उसका जो दक्षिण भाग था उसमें कब्रिस्तान मिले, जिन्हें R37 यानी R37 नाम दिया गया, ठीक है। और लिखो, दो पंक्तियों में 6 अन्नागार मिले। ये अन्नागार जो मैंने बताए थे आपको, नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे इसलिए बनाए जाते थे, अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये नदी से आयात निर्यात करने में इनको आसानी हो, ठीक है। मिले। और आगे लिखो, एक मुद्रा में यानी एक मूर्ति के अंदर मिला, गरुड़ द्वारा मतलब सांप को अपने पैरों तले दबाए हुए मिला। एक मुद्रा में यानी वहां तो मूर्तियां ही मिली है, एक मुद्रा में या मान लो मूर्ति में गरुड़ द्वारा सांप को पैर में दबाया मिला, पैर के तले दबाया मिला। आगे लिखो, 18 चबूतरे मिले, जिनमें ओंखली मिली, और उन ओंखलियों में क्या मिले, जौ और गेहूं के अवशेष मिले, जौ और गेहूं के दाने मिले। अब
जो दाने मिले, जैसे गेहूँ है, गेहूँ का दाना मिला, तो इन्हीं से इनके जो समय का अंदाज़ा लगाया गया, समय निकाला गया। एक पद्धति होती है C14, यानी कार्बन 14 पद्धति बोल रहे हैं इन्हें। इसके अनुसार क्या होता है कि अगर आपको जला हुआ अनाज मिल जाए ना, उससे भी आप उनका पता लगाया जा सकता है कि ये अनाज कितने वर्ष पुराना है, अगर जला हुआ भी मिल जाए तो। ठीक है, इसी तरीके से इनका जो है समय का पता लगाया गया था। दुर्ग के उत्तर में जो दुर्गीकृत भाग था, उसके जो उत्तर में, दुर्ग के उत्तर में, दुर्गीकृत भाग में उत्तर में जो एक टीला मिला जिसे माउंट एबी कहा गया। ये टीला है, इसकी ऊंचाई लिख लीजिए आप, 1.6 मीटर ऊंचा ऊंचा टीला मिला, टीला मिला जिसे माउंट एबी कहा गया। ठीक है, माउंट एबी कहा। आगे लिखो, सभी घरों में शौचालय मिले, सभी घरों में शौचालय मिले, और यहाँ नटराज की मूर्ति मिली, नटराज की मूर्ति मिली, और समाधि मिली। समाधि तो वो मैंने बताया था आपको, HR समाधि, समाधि मिली जिसे HR समाधि कहा गया, HR समाधि कहा गया। समाधि मिली जिसे HR समाधि कहा गया। लिख लिया ना, नटराज की मूर्ति मिली, समाधि मिली जिसे HR समाधि कहा गया। ठीक है, और मिट्टी की टोकरी मिली, मिट्टी की टोकरी मिली, पित्तल की टोकरी मिली, पित्तल की टोकरी मिली, और कांस्य का दर्पण मिला, कांस्य का दर्पण मिला, दर्पण मुंह देखना लो। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर जो है वो हड़प्पा से मिली। और सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली। लेकिन अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली? हड़प्पा से। लिखो, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ मिली? हड़प्पा से, हड़प्पा से मिली। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली। नीचे नोट लगा कर लिखना चाहो तो लिख लो, नोट सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। ये बात होगी भी हमारी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो आपने लिखा है उसको पढ़ लेना, वो आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पढ़ रहे थे। स्थान में हम हड़प्पा पढ़ चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा पढ़ चुके हैं हम। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, वो स्थान है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? ये स्थान भी पाकिस्तान के अंदर है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कहाँ है ये? ननकाना जिला, ननकाना जिला, सिंध प्रांत,
सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, ननकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है। नदी कौन सी है, चलो लिखो, नीचे लिख लो। नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे है ये। ठीक है, और इसका मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, ननकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे है। उत्खनन किया गया है 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी द्वारा। बनर्जी द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी का स्थान है ये। इसका अर्थ है मृतकों का टीला, ननकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, नदी सिंधु नदी, उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। अब लिखो इसकी विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं में लिखो, नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने। नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर। ठीक है, और सड़कें बड़ी व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है इसमें। सड़कें लगभग, कई सड़कें तो 9.15 मीटर तक चौड़ी है। इन्हें क्या कहा गया? जिन्हें कहा गया राजपथ। जिन्हें राजपथ कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? राजपथ। ठीक है, अब यहाँ जो माना जाता है कि जो यहाँ ये जो सभ्यता नष्ट हुई है मोहनजोदड़ो, यानी ये जो सभ्यता नष्ट हुई है, इसका एक कारण मलेरिया भी माना जाता है। मैं से मोहनजोदड़ो, मैं से मलेरिया के अवशेष मिले थे यहाँ। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो यहाँ का जो नष्ट होने का कारण है सिंधु का, वो एक मलेरिया भी माना जाता है। मलेरिया, मच्छरों, आज भी सबसे ज़्यादा जो मौत है वो मच्छरों से हो रही है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों से, बहुत बीमारियाँ होती है मच्छरों से। ठीक है, तो एक लिखो, मलेरिया के अवशेष पाए गए। मलेरिया के अवशेष पाए गए। ठीक है, एक यहाँ कांस्य की मूर्ति मिली नारी की, जो नृत्यरत है, यानी वो नृत्य करती हुई। नृत्यरत कांस्य की मूर्ति मिली। नृत्यरत कांस्य की मूर्ति मिली। एक योगी की मूर्ति मिली। ये जो योगी की मूर्ति थी, इसके जो है मतलब एक इस प्रकार से ये मूर्ति थी। इस मूर्ति में जो लोग थे सिंधु घाटी के, इस मूर्ति से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मुंछ नहीं रखा करते थे। क्या, एक योगी की मूर्ति मिली और घोड़े के दांत मिले। यहाँ घोड़े के दांत मिले, कुब्बड़ वाले बैल मिले। कुब्बड़ वाले बैल,
एक व्यक्ति है वो बकरे के पीछे चाकू लिए। एक व्यक्ति का चित्र मिला है, बकरे के पीछे चाकू लिए एक व्यक्ति का चित्र, व्यक्ति का चित्र, ठीक है। सड़कें यहाँ मिट्टी की मिली, सड़कें मिट्टी की बनी, सड़कें हैं वो मिट्टी की बनी। दरवाजे लकड़ी के बने मिले, दरवाजे लकड़ी के बने। छतें भी लकड़ी की, छतें लिखो, छतें लकड़ी की बनी। छतें लकड़ी की बनी। मकानों में हवा के लिए पत्थर की जालियां, मकानों में हवा के लिए पत्थर की जालियां। पत्थर की जालियां मिली, ठीक है। हवा के लिए पत्थर की जगह रोशनदान मनेड़ा हुआ है भीतरियाँ जंगला में भी यहाँ पत्थर की जालियां मिली। यहाँ चांदी की मोहरें मिली, चांदी की चांदी की मोहर मिली, मोहर मिली। चांदी का कलश मिला, चांदी का कलश मिला। ये जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो, ये सभ्यता बताया जाता है कि 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी थी। ये सभ्यता 7 बार बनी, 7 बार उजड़ी, 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी थी ये सभ्यता। चांदी की मोहरें मिली, ये तो लिख लिया ना, चांदी की मोहरें मिली। और चांदी के जो कलश मिले, बड़े बड़े स्नानागार मिले, बड़े बड़े स्नानागार मिले, स्नानागार मिले। स्नानागार यहाँ बहुत बड़े थे, इस तरीके के स्नानागार थे। से एक मिनट, मैं आपको थोड़ा चित्र बना के बता देता हूँ। ऐसे पेड़ियाँ उतरती, फिर ऐसे स्नानागार, फिर इधर से ऐसे पेड़ियाँ, फिर स्नानागार। यानी यहाँ से अंदर जाओ, इधर से अंदर भी आ सकते हैं, इधर से भी अंदर आ सकते हैं, ठीक है। यानी इधर और इधर पेड़ियाँ बनी और इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा नहानगर था, बहुत बड़ा था ये, ठीक है। जो स्नानागार था वो बहुत बड़ा था। और यहाँ से एक योगी की जो मूर्ति मिली थी, जिसपे मैंने लिखा दिया आपको योगी की मूर्ति मिली, उसमें एक पद्मासन योगी की भी मूर्ति थी। पद्मासन योगी की मूर्ति मिली जिसके कलाई से कंधे तक चूड़ियाँ पहनी हुई थी, कलाई से कंधे तक चूड़ियाँ। पद्मासन योगी की मूर्ति मिली जिसमें कलाई से कंधे तक, कलाई से कंधे तक चूड़ियाँ पहनी हुई थी, ठीक है। और ये जो मूर्ति है इसके चारों ओर 9 जानवरों के चित्र थे जिनमें बैल का चित्र नहीं था। यानी इस तरीके से वो मूर्ति बनी हुई। यहाँ अगर इसके चारों तरफ और जो दीवार है उस पे चित्र बने हुए थे, 9 जानवरों के चित्र थे, उनमें बैल का चित्र नहीं था। यहाँ से स्वस्ति के चिन्ह मिले,
स्वस्तिक, स्वस्ति या स्वस्तिक, इसमें शायद पूरा नाम आएगा ये। अब लिखा तो कैसे जाता है, हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोरी है, आप देख लेना। स्वस्ति के चिन्ह मिले। वे स्वस्ति क्या होता है, स्वस्ति जी आपने भाषा में इनकी वे सांख्यो, सांख्या स्वस्ति, सांख्यो की हमने ऐसे 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 ऐसे, ये स्वस्ति के चिन्ह मिले इस तरीके के। ठीक है, ये कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से। ये उल्टो सुल्टो भी हुआ है ना, पाइया कौन बना सका कि तो यहाँ बना दिए, नहीं नहीं नहीं, तो उल्टो सुल्टो भी हुआ है। अब कई के दिन के उल्टो सुल्टो हुआ है। वो देखो यहाँ उल्टो उल्टो लग गया नहीं, वो सही बनायो आप पहली बात बनाए उसको। तो ठीक है, यहाँ स्वस्ति के चिन्ह मिले, सांख्या मिला। ठीक है। मकान, यहाँ के जो मकान थे वो 2 मंजिला मकान थे, यानी दूसरी मंजिल पे चढ़ा जाता था, चढ़ने के लिए पेड़ियाँ थी। और मोहनजोदड़ो तो इतनी, आज भी इतनी सुरक्षित है कि मोहनजोदड़ो के घरों में आप घूम सकते हैं, मोहनजोदड़ो की गलियों में आप घूम सकते हैं, इन पेड़ियों से आप इनके ऊपर चढ़ सकते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद जो ऊपर तक चढ़ा जाता था, ऊपर मकान नहीं थे, सिर्फ छत थी। हो सकता है इतनी पुरानी सभ्यता, हो सकता है टूट गए हों, हो सकता है वो एक ही मंजिला बनाते हों, दूसरी पर पेड़ी चढ़ा के छोड़ता हुआ सीधी। तो ठीक है, मकान 2 मंजिला थे, मकान 2 मंजिला, 2 मंजिला थे। ठीक है, ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग, ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग। एक सभा भवन था, एक सभा भवन था 27 बाई 27 का, 27 बाई 27 का सभा भवन, सभा भवन मिले। ठीक है, अब इनके अंदर 20 स्तंभ बने हुए थे ईंटों के। ठीक है जी, मान लो एक सभा भवन हो मोटो लिंगमा, इस तरीके से 20 स्तंभ बने हुए थे ईंटों के, वो ऐसे जिसी तरीके से मान लो। लेकिन कुछ तो ये बताते हैं कि वो आराम विश्राम करने के लिए बनाए गए थे, इन पे बैठा करते थे, और मैकी के अनुसार यहाँ बाजार लगता था। तो अलग अलग विचार मिलते हैं इस पे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सभा भवन मिला 27 बाई 27 का। ठीक है, ये हो गई आपकी मोहनजोदड़ो सभ्यताएं कंप्लीट। ठीक है, अब हम अगली जो सभ्यता है, यहाँ का जो स्थान को जगह है, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास। ठीक है, ये आप लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना इनको। अगर इनमें कोई बातें रह गई है आपको पता हो तो नोट्स में लिख लेना। आप जहाँ लिख रहे हो वहाँ हर एक टॉपिक के बाद, जैसे मोहनजोदड़ो समाप्त हुई, जैसे पहले हमारी हड़प्पा समाप्त हुई, हड़प्पा के बाद जैसे आपने मोहनजोदड़ो शुरू की, तो इसके बीच में आप जगह छोड़ दिया करो, ताकि बाद में अगर आपको कोई बातें पता चले तो वो आप लिख सको इनमें। ठीक है, कुछ जगह छोड़ के लिखा करो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, नगलकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। नदी सिंधु नदी, उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। कैसे हैं आप सभी? हम इंडिया हिस्ट्री में पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी में हम पढ़ चुके थे हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हड़प्पा और कौन सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज चहुंदड़ो। कौन सी पढ़ेंगे, चहुंदड़ो। हेडिंग डाल लीजिए
चहुंदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लिख चुके हैं कुछ बातें, और उसके बाद स्थानों की बात करते हैं तो हड़प्पा के बारे में भी लिख चुके हैं और मोहनजोदड़ो के बारे में भी लिख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चहुंदड़ो, तो हेडिंग डाल लो चहुंदड़ो। चहुंदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। खोज की बात करें, चहुंदड़ो की खोज की अगर हम बात करें तो खोज की थी NG मजूमदार, NG मजूमदार ने। ठीक है, कब की? 1931 में। कब की? 1931 में। NG मजूमदार यानी नानी गोपाल मजूमदार। ठीक है, और उत्खनन की बात करें तो उत्खनन किया गया था मैक्के द्वारा 1935 में। ठीक है, उत्खनन, उत्खनन में लिखो अर्नेस्ट मैक्के द्वारा। ये कब किया गया? तो उत्खनन किया गया था इसका 1935 में। ठीक है, उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैक्के द्वारा। ठीक है, अब इनकी हम लिखेंगे कुछ विशेषताएं, यहाँ क्या मिला है, ये कहाँ स्थित है, कुछ विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं लिखो, यहाँ क्या क्या मिला। पहले तो लिखो चहुंदड़ो, चहुंदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और लिखो, और लिखो यहाँ स्नानागार गारवे, लिखो स्नानागार गारवे, गारवे शौचालय, शौचालय के फर्श ईंटों से बने हुए। ठीक है, फर्श ईंटों से बने हैं। ठीक है, ईंटों से बने हैं। और ये जो चहुंदड़ो है वो एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, तो ये एक औद्योगिक, ये एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, जो चहुंदड़ो है वो एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, आगे लिखो, और यहाँ क्या मिली? एक सौंदर्य प्रसाधन की जो डिब्बी है वो मिली, सौंदर्य प्रसाधन की डिब्बी मिली। और यहाँ लिपस्टिक और काजल के अवशेष भी मिले। क्या मिले? लिपस्टिक और काजल के अवशेष मिले। लिपस्टिक और काजल के अवशेष मिले कहाँ से? चहुंदड़ो से। ठीक है, चहुंदड़ो से क्या मिले? लिपस्टिक और काजल के अवशेष, सौंदर्य प्रसाधन की डिब्बी, और यहाँ से नापतोल के बाट भी मिले। नापतोल के बाट मिले। ठीक है, दुर्ग के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले। दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। और लिखो, पित्तल की इक्का गाड़ी मिली। यहाँ पित्तल की इक्का गाड़ी
इक्का गाड़ी मिली, पित्तल की इक्का गाड़ी मिली। और क्या मिला यहाँ, यहाँ किल्लेबंदी नहीं की गई, किल्लेबंदी नहीं की गई। और क्या मिला यहाँ, और यहाँ एक निशान मिले पैरों के, कुत्ते और बिल्ली के। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पंजे के निशान मिले, तो लिखो बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले, के पंजे के निशान मिले। जल्दी जल्दी लिखो, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले। और यहाँ जो मनका होता है ना, मनका जिनकी मालाएं बनती है, यहाँ मनका बनाने का जो कारखाना है वो मिला। मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना। और ये जो यहाँ ईंटें मिली वो वर्गाकार, यहाँ जो ईंटें मिली वो वर्गाकार मिली। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वर्गाकार ईंटें मिली सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो ये लाइन भी लिख लीजिए, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान जहाँ क्या मिली, वर्गाकार ईंटें मिली, वर्गाकार ईंटें मिली। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान जहाँ वर्गाकार ईंटें मिली। ठीक है, ये बात हो गई चौहुंदड़ों की। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी जानकारी मिलती है तो आप इसके आगे कुछ जगह छोड़ देना जिसमें वो जानकारियाँ आप बाद में बीच में ऐड कर सको। ठीक है, तो चौहुंदड़ों की जो कहाँ है, सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर है। खोज की इसकी NG मजुमदार ने 1931 के अंदर, उत्खनन 1935 में मेक के द्वारा। और इसकी विशेषताएं हैं, 130 किलोमीटर भौचौदड़ों के दक्षिण में स्थित है। स्नानागार व शौचालय के पास ईंटों के मिले। ये एक औद्योगिक नगर था। सौंदर्य प्रसाधन की डिब्बी मिली, लिपस्टिक और काजल के अवशेष मिले, नापतोल के बाट मिले, दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, पित्तल की इक्का गाड़ी मिली। और चौहुंदड़ों से जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले। मनका बनाने का कारखाना सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ वर्गाकार ईंटें मिली। ठीक है, तो वो कौन सा स्थान है, चौहुंदड़ों। ये बात होगी हमारी चौहुंदड़ों की। ठीक है, अब इसमें हम इसी के साथ में दूसरी सभ्यता और पढ़ लेते हैं। दूसरा स्थान इसका सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा जो खोजा गया स्थान है, अगला चौहुंदड़ों के बाद यानी जो खोजा गया स्थान है वो है सूत का गेंडोर। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं हम। तो हेडिंग डालो सूत का गेंडोर। ठीक है, हेडिंग डालो सूत का गेंडोर। इसमें लिखो खोज में आप इसकी 1927 में इसकी खोज हुई। और इसकी खोज किसने की, स्टाइन ने। उत्खनन लिखो, सूत का गेंडोर का उत्खनन लिखो, उत्खनन सूत का गेंडोर का उत्खनन किया गया था 1962 में। उत्खनन कब किया गया, 1962 में। किसने किया, जॉर्ज द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें हैं वो लिख लेते हैं, 2-4 बातें ही हैं, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यहाँ जो दुर्ग मिले वो कहाँ मिले, चट्टानों पर बने मिले। यहाँ दुर्ग चट्टानों पर बने मिले। ठीक है, यहाँ जो दुर्ग मिले वो कहाँ बने मिले, चट्टानों पर। ठीक है, तांबे की यहाँ ब्लेड मिली, तांबे की ब्लेड मिली। ठीक है, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली,
मिट्टी की चूड़ियाँ मिली, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली। एक बंदरगाह मिला, एक बंदरगाह भी था यहाँ, बंदरगाह था। ठीक है, ये बातें होगी सूत का गंडोर की। ठीक है, आज इस क्लास में हम 2 स्थान पढ़ चुके हैं, एक तो चहुंदड़ो और एक सूत का गंडोर। ठीक है, बाकी के हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। इंडिया हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ चुके हैं, हड़प्पा पढ़ चुके हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ चुके हैं और चहुंदड़ो पढ़ चुके हैं, सूत का गंडोर पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पहला जो हमारा आज का स्थान रहने वाला है वो रहेगा बालाकोट। कौन सा, बालाकोट। ठीक है, बालाकोट के बारे में 2-4 बातें हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। बालाघाट कोट है जो आपके कराची पाकिस्तान के अंदर है, और उत्खनन इसका हुआ था वो डेल्स ने किया था। प्रसिद्ध उद्योग यहाँ सीप के मिले थे। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे, ये बालाकोट पढ़ते ही हमारे जो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भारत से बाहर के जो स्थान है वो कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सारे पढ़ेंगे जो भारत में खोजे गए स्थान है, जैसे रोपड़ है, बनवाली है, उनमें से जैसे कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, रंगपुर है, धोलावीरा है। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बालाकोट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बालाकोट, हेडिंग डाल लीजिए बालाकोट। ठीक है, बालाकोट। बालाकोट ये कहाँ है, कराची, कराची पाकिस्तान। ठीक है, बालाकोट कहाँ है, कराची पाकिस्तान। उत्खनन, उत्खनन 1879 से 81 के अंदर। ठीक है, किसने किया, डेल्स के द्वारा। ठीक है, और लिखो इसके बारे में, प्रसिद्ध उद्योग, प्रसिद्ध उद्योग, प्रसिद्ध उद्योग तो वो मिला था यहाँ सीप का। ठीक है, प्रसिद्ध उद्योग सीप का, और यहाँ सीप से बनी चूड़ियाँ भी मिली, सीप से बनी चूड़ियाँ कहाँ मिली, आपके बालाकोट के अंदर। ठीक है, यहाँ यह भी जो है बालाकोट है वो भी एक बंदरगाह था सिंधु का। ठीक है, ये तो हो गई बालाकोट। बालाकोट के बारे में बस इतनी सी बातें हैं। अब अगली जो हम पढ़ेंगे सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजे गए स्थान, अब जो हम पढ़ेंगे वो भारत में खोजे गए स्थान पढ़ेंगे हम। लिखो, भारत में, भारत में खोजे गए स्थान, इनमें हम लिखेंगे। तो हमारी जो पहली सभ्यता है, आप रोपड़ लिख लीजिए, हेडिंग डालो रोपड़। ठीक है, रोपड़, हेडिंग डालो रोपड़। रोपड़ कहाँ है, ये रोपड़ है वो आपकी रूपनगर, रूपनगर पंजाब में। ठीक है, रूपनगर पंजाब में। और नदी की बात करें, रोपड़ है वो किस नदी के किनारे है, नदी है यहाँ सतलज नदी, सतलज नदी। ठीक है, खोज, खोज 1950 में, खोज कब हुई, 1950 में, और किसके द्वारा की गई, बीबी लाल थापर के द्वारा। ठीक है,
बी लाल थापर। ठीक है, रोपड़ सभ्यता, रूपनगर पंजाब, सतलुज नदी, बीबी लाल थापर। और उत्खनन लिखो, उत्खनन। उत्खनन में लिखो, उत्खनन इसका किया गया था 1955 के अंदर। उत्खनन 1955 के अंदर यक्ष दत्त शर्मा के द्वारा, यक्ष दत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, और ये जो रोपड़ है वो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया पहला स्थान है। ठीक है, भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का प्रथम स्थान। ठीक है, भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का प्रथम स्थान है ये। आगे लिखो, स्वतंत्रता के बाद खोजी गई प्रथम सभ्यता ये। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद खोजी गई प्रथम सभ्यता। ठीक है, आगे लिखो, और यहाँ क्या मिले, एक तो यहाँ व्यक्ति को जो है कुत्ते के साथ दफनाया हुआ मिला। ठीक है, और यहाँ जो शवों को है वो अंडाकार गड्ढे में दफनाते थे। ठीक है, अंडाकार गड्ढे में। लिखो, एक व्यक्ति को सीधा लिखो, व्यक्ति को कुत्ते के साथ, या व्यक्ति के साथ कुत्ता, कुछ भी लिखो, व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाया मिला। व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ मिला। और शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया मिला। ठीक है, ये बात हो गई आपकी रोपड़ सभ्यता की। ठीक है, रोपड़ सभ्यता है जो स्वतंत्रता के बाद खोजी गई प्रथम सभ्यता है, भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का प्रथम स्थान है। ठीक है, अब अगली सभ्यता जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बनवाली। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो बनवाली। ठीक है, बनवाली। अगर किसी को लग रहा है कि धीरे बोल रहे हैं तो आप सेटिंग में जाकर इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, और किसी को लगता है कि जल्दी जल्दी लिखा रहा है तो वो वीडियो को रोक कर लिख ले। ठीक है, लिखना आपको सही है, सारी बातें लिख लीजिए। बनवाली सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, हिसार, हरियाणा। ठीक है, खोज की बात करें, खोज 1970 में R.S. बिष्ट द्वारा, रविंदर सिंह बिष्ट। ठीक है, खोज होगी 1970 के अंदर। अब इसकी जो हम विशेषताएं लिखेंगे, ठीक है, विशेषताएं क्या है इसकी, दुर्ग और जो नगर थे वो एक प्राचीर से समृद्ध मिले। दुर्ग और नगर है वो यहाँ समृद्ध थे। ठीक है, दुर्ग और नगर समृद्ध मिले, कहाँ, बनवाली में। और यहाँ एक दावन पत्र भी मिला,
जिसे हम वाश बेसिन बोलते हैं ना, दावन पत्र भी मिला। ठीक है। और बर्तनों पर सोने की पॉलिश की गई मिली, तारांकित सड़कें मिली, जौ की उत्तम किस्में मिली। और पहले लिखो बर्तनों पर सोने की पॉलिश। बर्तनों पर सोने की पॉलिश कहाँ मिली? बनवाली के अंदर। ठीक है। बर्तनों पर सोने की पॉलिश। मिट्टी के बर्तन भी मिले यहाँ, मिट्टी के बर्तन। तारांकित सड़कें, तारांकित सड़कें मिली, सड़कें मिली। जौ की खेती के उत्तम साक्ष्य मिले, जौ की खेती के साक्ष्य मिले, जौ की खेती के साक्ष्य मिले। ठीक है। और जौ के यहाँ जो ढेर मिले, जौ के मिले, सरसों के मिले, जौ सरसों तिल के ढेर मिले यहाँ। ढेर मिले। और यहाँ मिट्टी का हल मिला, मिट्टी का हल मिला। ठीक है। और यहाँ मोहरें भी मिली थी, लघु मोहरें मिली यहाँ, लघु मोहरें मिली। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मतलब नालियाँ बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित की गई थी सभी जगह। लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ नालियों का अभाव पाया गया है। संपूर्ण, तो लिख लीजिए ये लाइन भी, संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान जहाँ नालियों का अभाव पाया गया। ठीक है। ये हो गई आपकी बनवाली सभ्यता की बातें। ठीक है। आज हमने पढ़ ली भारत में खोजे गए एक तो रोपड़ और बनवाली पढ़ ली, एक हमने बालाकोट पढ़ ली इस क्लास में। ठीक है। बाकी के पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है। इन्हें आप अच्छे से लिख लेना, क्लास रोक के लिख लेना। अगर किसी को ऐसे सुनना हो, ये पढ़ा हुआ सुनने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। तो इसे आप 2 गुनी या 1.5 गुनी स्पीड करके इसे आप सुन भी सकते हो। ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं अगली क्लास में। कैसे हैं आप सभी? हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम इसके कुछ पार्ट्स हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राखी गढ़ी। कौन सा? राखी गढ़ी। ठीक है। राखी गढ़ी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये जो राखी गढ़ी जो सभ्यता है वो आपकी है। इसकी जो खोज की अगर हम बात करें, तो इसकी खोज की गई थी 1969 में सूरजभान। किसने? सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने। किसने? सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अगर इसके पास हम अगर नदी की अगर हम बात करें
नदी कौन सी है? सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और अगर हम राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो ये जो है भारत के अंदर, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है, बड़ा स्थान। ठीक है, क्या है ये? भारत में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है भी, ये भारत के अंदर है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है राखी गढ़ी है। ठीक है, अगर हम आगे और बात करें हम राखी गढ़ी के बारे में, तो राखी गढ़ी है यहाँ मतलब बिना लेख की मोहर मिली है। क्या मिली है? बिना लेख की मुहर मिली है। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, आप इतना ही इसमें से याद रख लेना। ठीक है, अब अगर हम अगली सभ्यता की अगर हम बात करें, इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लोथल। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये है सरगवल गांव, अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, गुजरात में ये सभ्यता है। इसकी अगर हम बात करें नदी की, नदी की अगर हम बात करें नदी कौन सी है? सागरमती और भोगवा नदी। कौन सी? भोगवा नदी। ठीक है, सागरमती और भोगवा नदी है। इसके उत्खनन की अगर हम बात करें, उत्खनन, उत्खनन इसका किया गया था 1955 और 62 के अंदर। ठीक है, SR राव के द्वारा। ठीक है, आप इनके साथ साथ में नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो अगर इसकी बात करें लोथल की, तो ये लोथल एक बंदरगाह था। यह है एक बंदरगाह था। ठीक है, यह एक बंदरगाह था और इसके अंदर जो है वो यहाँ डॉकयार्ड मिले हैं, गोदीवाड़ा डॉक यार्ड, गोदीवाड़ा मिले हैं। इनके उत्तर के अंदर 12 मीटर चौड़ा रास्ता मिला है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके बारे में, किसके बारे में? लोथल के बारे में। लोथल के बारे में SR राव ने कहा था, SR राव ने कहा, क्या कहा SR राव ने? SR राव ने इसे लघु हड़प्पा कहा, लघु हड़प्पा कहा। ठीक है, या इसे लघु मोहनजोदड़ो भी कहा, मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसने कहा? SR राव ने। ठीक है, और क्या मिला है यहाँ से? और लोथल की अगर हम बात करें तो यहाँ चावल के अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से। ठीक है, बाजरा के भी अवशेष मिले हैं, बाजरा के अवशेष। अच्छा, इसके बाद अगर हम और बात करें तो घोड़े की मरण मूर्ति मिली है, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है।
और लोथल के संबंध जो है वो मिस्र व मेसोपोटामिया के साथ था। और यहाँ गोरिल्ला की भी मृण मूर्ति मिली है, गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है। अब मृण का मतलब क्या होता है? ये मृण का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली है इनकी यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ मम्मी, एक मम्मी भी मिली है, मम्मी का मतलब होता है लाश। यहाँ एक मम्मी भी मिली है यानी एक लाश मिली है, ठीक है। और 3 युगम समाधियाँ भी मिली है यहाँ, 3 युगम समाधियाँ भी मिली है, ठीक है ना। 3 युगम समाधियाँ भी मिली है यहाँ। और पंचतंत्र, यहाँ पंचतंत्र के लोमड़ी के चित्र मिले हैं, लोमड़ी के चित्र मिले हैं, पंचतंत्र के लोमड़ी के चित्र मिले हैं यहाँ, ठीक है। पंचतंत्र का लोमड़ी का चित्र यहाँ मिल। नाव के अवशेष, नाव का मॉडल मिला है यहाँ, नाव का मॉडल मिला है। और अगर हम बात करें तो कालीबंगा की तरह है, कालीबंगा की तरह है क्या मिला है यहाँ? अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं मिली है, ठीक है, अग्नि वेदिकाएं मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें सिंधु घाटी के मिले अवशेष की, तो अगला हम पढ़ेंगे कौन सा? सूतकोटदा। सूतकोटदा है वो कहाँ है? ये भी गुजरात के अंदर है। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और अगर इसकी खोज की अगर हम बात करें, खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की थी 1964 में जगपति जोशी ने, जगपति जोशी ने। अब देखो सूतकोटदा से क्या मिला है? यहाँ से तराजू के 2 पलड़े मिले हैं, तराजू के 2 पलड़े मिले हैं, ठीक है। क्या मिला यहाँ से? तराजू के 2 पलड़े मिले हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ घोड़े की हड्डी मिली, घोड़े की हड्डी मिली है। और यहाँ से जो कब्र है, कब्र को पत्थर से ढकने के साक्ष्य मिले हैं, कब्र को पत्थर से ढकने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कब्र को पत्थर से ढकने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सूतकोटदा से। अगली हम जो पढ़ेंगे वो है धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में है, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है, कच्छ गुजरात में, ठीक है। गुजरात कहाँ है? कच्छ में, ठीक है। कच्छ जिला गुजरात के अंदर है ये, ठीक है। धोलावीरा के अर्थ की अगर हम बात करें तो सफ़ेद कुआं इसका अर्थ होगा, सफ़ेद कुआं, ठीक है। धोला का अर्थ है वो आपका होगा सफ़ेद, और वीरा का अर्थ क्या होता है? कुआं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? सफ़ेद कुआं, ठीक है। धोलावीरा यानी सफ़ेद कुआं। अब अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है वो कहाँ है? कादिर द्वीप पर है, कादिर द्वीप पर। नदियों की अगर हम बात करें तो किन किन नदियों पर है? मनहर व मानसेहरा, मानसेहरा नदियों के बीच, मानसेहरा नदियों के बीच, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी खोज की, ठीक है, खोज की अगर हम बात करें तो खोज किसने की थी? खोज की थी JP जोशी ने। कब की थी? 1967-68 में,
ठीक है, जेपी जोशी ने 1967-68 में। उत्खनन की बात करें, उत्खनन इसका किया गया था 1990 और 91 में आर.एस. विस्ट के द्वारा। ठीक है, आर.एस. विस्ट। ठीक है, यहाँ के जो नगर हैं, कहाँ के, धोलावीरा के जो नगर हैं वो 3 भागों में विभाजित मिले हैं। नगर 3 भागों में विभाजित। ठीक है, नगर 3 भागों में विभाजित मिले से किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए 1 2, इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित नगर मिले। ये तो था दुर्गीकृत, यहाँ तो दुर्ग, ये मध्यनगर था। ठीक है, मध्यनगर, और इधर नगर। ठीक है, इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित था ये कौन, धोलावीरा। ठीक है, यहाँ जो मिले पत्थर मिले थे, पत्थर वो पॉलिशदार पत्थर मिले हैं, पॉलिशदार। ठीक है, पॉलिशदार पत्थर मिले हैं और सुनामी के साक्ष्य मिले हैं। सुनामी के साक्ष्य। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुनामी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें, धोलावीरा से सुनामी के साक्ष्य मिले हैं हमें। ठीक है ना। अब और इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे हम, यहाँ एक खेल स्टेडियम मिला है, खेल स्टेडियम, इसका नाम है वो आपका है साइन बोर्ड खेल स्टेडियम कहाँ से मिला है हमें, धोलावीरा से। यहाँ एक मूर्ति मिली है पत्थर की, नेवले की पत्थर की मूर्ति। ठीक है, नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। बांध के साक्ष्य मिले हैं, बांध के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, धोलावीरा से। ठीक है, जल संरक्षण की उत्कृष्ट तकनीक भी मिली है यहाँ। ठीक है, तो ये आपकी होगी धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट धोलावीरा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यानी अगली जो सभ्यता है वो आपकी आती है रंगपुर। ठीक है, रंगपुर इसके बारे में अगर बात करें तो ये मादर नदी के किनारे है, मादर नदी। और ये जो है वो आपकी पूर्वकालीन व उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं, पूर्वकालीन और उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष। ठीक है, अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट बचा है वो एक बचा है कालीबंगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कालीबंगा को हम डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। ये जो हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी का एक पार्ट है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। क्या होगा, काली चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा काली चूड़ियाँ। ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। और अगर हम बात करें नदी की, नदी कौन सी है यहाँ, घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता। ठीक है, किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में सबसे पहले खोजा गया स्थान है ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का
का राजस्थान में खोजा गया सबसे पहला स्थान। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में खोजा गया सबसे पहला स्थान है ये। ठीक है, और कालीबंगा के बारे में अगर हम बात करें तो कालीबंगा जो है आपकी, इसकी खोज की अगर हम बात करें, खोज किसने की थी? खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की, वो की थी 1951-52 के अंदर। खोज करता है वो आपके हैं ए घोष। कौन है? ए घोष, अमलानंद घोष। ठीक है, और उत्खनन की अगर हम बात करें, उत्खनन किसने किया था? उत्खनन की अगर हम बात करें तो इसका उत्खनन किया गया था 1961 से 69 के अंदर। ठीक है, किसने किया था? उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें तो वो थे बी वी लाल और बी के थापर। कौन थे? बी वी लाल और बी के थापर। ठीक है, बी वी लाल यानी ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर। ठीक है, ये इसके उत्खनन करता थे। ठीक है, कालीबंगा जो सभ्यता है, इसे दशरथ शर्मा ने इसे कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, दो प्रकार के यहाँ सिक्के मिले हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक पर तो और दो पर। पहले पर हमें जो मिला है, एक तो है उस पर मिला है एक महिला का चित्र। ठीक है, महिला का चित्र। ठीक है, और दूसरे के ऊपर मिला है आपको बाघ का चित्र। ठीक है, दूसरे पर क्या मिला है? बाघ का चित्र। और समय की बात करें तो इसका समय, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है आपको पता ही है। समय की तो फिर बात हमें यहाँ करनी नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कच्चे मकान मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे मकान सिंधु घाटी सभ्यता में जो कच्चे मकान मिले हमें, वो कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं सिर्फ कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, सिर्फ कच्चे मकान मिले हैं यहाँ। सिर्फ जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो कच्चे मकान मिले हैं वो सिर्फ कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। ठीक है ना, सिर्फ कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। इसमें जो मकानों के गेट हैं कालीबंगा में, इसमें मकानों के गेट मुख्य सड़क पर न होकर, मुख्य सड़क पर न होकर जो है वो पीछे की तरफ बने हुए थे। कौन सी तरफ? पीछे की तरफ बने हुए। ठीक है, यहाँ जो नालियाँ मिली है, नालियों में क्या विशेषता है? नालियाँ लकड़ी की बनी हुई मिली है, लकड़ी की बनी नालियाँ मिली है। ठीक है, और अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की, यहाँ और क्या मिला है? यहाँ 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। 7
अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। और 7 ही क्या मिले हैं यहाँ, 7 हवन कुंड मिले हैं। ठीक है, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, 7 हवन कुंड मिले हैं। और यहाँ स्वस्ति के चिन्ह मिले हैं। स्वस्ति के चिन्ह यानी सांख्य जिन्हें हम बोलते हैं, उसके यहाँ चिन्ह मिले हैं। खाने की अगर बात करें, खाने में मुख्यतः जौ और गेहूं के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और जो यहाँ के खेत हैं, खेत समकोण पर जुते हुए खेतों की साक्ष्य मिली हैं। खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र हल से जुते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र हल से जुते हुए खेतों की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ शल्य चिकित्सा, यहाँ क्या मिली है, शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं, यानी 18 का लोग ऑपरेशन भी कर देता है। ठीक है, यहाँ एक 6 छेद की खोपड़ी मिली है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ शल्य चिकित्सा के अवशेष भी थे। ठीक है, भूकंप के अवशेष भी मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी में सिर्फ कालीबंगा में मिले। और यहाँ से कपास के अवशेष भी मिले हैं, कपास के अवशेष मिले हैं। और यहाँ के लोग हैं वो कपास को क्या कहते थे, सीडन कहा जाता था, सीडन कहते थे। ठीक है, कपास को क्या कहते थे, सीडन कहते थे कालीबंगा के लोग। ठीक है, और काले रंग के मर्दबान भी मिले हैं, यहाँ काले रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर हिरण्य के चित्र थे। और नगर 2 भागों में विभाजित मिले हैं, नगर 2 भागों में विभाजित नगर क्या मिले हैं, 2 भागों में विभाजित मिले हैं। एक तो आपका जो है वो मिला है पश्चिमी भाग है, वो आपका मिला है दुर्गीकृत, और जो आपका है वो पूर्वी जो भाग है वो आपका मिला है अदुर्गीकृत। ठीक है, आपका जो पश्चिमी और पूर्वी भाग है वो आपका मिला है, पूर्वी भाग मिला है दुर्गीकृत और पश्चिमी भाग मिला है दुर्गीकृत। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें किसकी, कालीबंगा सभ्यता की, तो यहाँ जो सड़कें हैं, समकोण पर काटती है, सड़कें समकोण पर काटती है।
और अगर इसकी बात करें तो यहाँ युगम समाधि भी मिली है, युगम समाधि के अवशेष भी मिले हैं। युगम समाधि के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और कालीबंगा है वो आपकी, इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है, दीनहीन बस्ती किसे कहा गया है? कालीबंगा को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती कहा गया है। ठीक है, यहाँ जो लिपि मिली है, यहाँ जो लिपि मिली है वो कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि यहाँ से मिली है। ठीक है, कौन सी लिपि मिली है? भाव चित्रात्मक। इसे वोस्टोफेदम भी कहा जाता है, वोस्टोफेदम लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी लिपि मिली है यहाँ से? भाव चित्रात्मक। या इसे क्या कहा जाता है? या इसे हम सर्पिलाकार भी कह सकते हैं, सर्पिलाकार भी कह सकते हैं। यानी ये ऐसे 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 चलती है। इधर गई, हम लिखेंगे दाएं बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे चलती है ये, इसीलिए इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ की लिपि समझ में आ गई आपको। ठीक है, और इस लिपि की अगर हम एक बात और करें, इस लिपि की, ये जो भाव चित्रात्मक या जो आपकी सर्पिलाकार या वोस्टोफेदम जो लिपि है, यानी जो यहाँ की लिपि है, उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना, इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये आपकी हो गई कालीबंगा सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे थे, हम पढ़ कौन सी रहे थे? कौन सी सभ्यता पढ़ रहे थे हम? सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग पढ़ रहे थे, जो है आपकी कालीबंगा सभ्यता। सिंधु सभ्यता की अगर हम बात कर रहे थे, तो सिंधु सभ्यता का हाल ही में खोजा गया स्थान, इसकी अगर हम बात करें, हाल ही में खोजा गया स्थान, ये आप अवश्य याद करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है। हाल ही में खोजा गया जो स्थान है वो आपका कौन सा है? इसे आप अवश्य पढ़े हैं। इसे रातड़िया की डेरी नाम से जाना जाता है। रातड़िया की डेरी या रातड़िया डेरी भी आप इसे बोल सकते हैं। रातड़िया की डेरी जो कहाँ है? जो है रामगढ़, ये गांव है। रातड़िया की डेरी रामगढ़ तहसील है, और ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, रातड़िया की डेरी रामगढ़ तहसील जैसलमेर राजस्थान में, और इसे खोजा गया है, जो इसकी खोज है वो आप लिख लीजिए, जुलाई 2025 में की गई है। ठीक है, ये आपका रातड़िया की डेरी सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थान है। और इससे क्या मिलता है? इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी, हड़प्पा है वो रेगिस्तान में भी विस्तृत थी। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो रेगिस्तान में भी विस्तृत थी। ठीक है, अगर हम इसके उत्खननकर्ता की बात करें, तो इसके उत्खननकर्ता हैं वो आपके हैं दिलीप कुमार सैनी। कौन है? दिलीप कुमार सैनी। और इसके जो है पार्थ जगानी। और अगर हम बात करें तो जीवन सिंह खरकवाल। और अगर इसकी अगर हम बात करें उत्खननकर्ता की, तो तमेध पवार। ठीक है, और अगर हम बात करें तो डॉक्टर रविंद्र देवड़ा इसके उत्खननकर्ता में है। और अगर हम इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो प्रदीप कुमार गर्ग इसके उत्खननकर्ता है। और अगर हम बात करें तो चतर सिंह ये इसके उत्खननकर्ता है। और इसकी खोज कब की गई थी? खोज की गई थी जुलाई 2025 में। ठीक है, और अगर यहाँ प्राप्त अवशेषों की अगर हम बात करें, प्राप्त
अवशेष प्राप्त अवशेषों की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है लाल लेप युक्त मृद भांड, लाल लेप युक्त मृद भांड। और अगर हम इनकी बात करें लाल लेप युक्त मृद भांड, और अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ कटोरे भी मिले हैं और यहाँ एक जार भी मिला है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो चरट से बने ब्लेड भी मिले हैं। और यहाँ से प्राप्त अवशेष की अगर हम बात करें तो यहाँ मिट्टी से बनी और शंख से बनी चूड़ियाँ, मिट्टी और शंख की चूड़ियाँ मिली है, ठीक है। मिट्टी और शंख से बनी चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? रातड़िया की डेरी, रामगढ़ तहसील, जैसलमेर से, ठीक है। यहाँ से एक और हम प्राप्त अवशेष की अगर हम बात करें तो यहाँ से पत्थर के औजार भी मिले हैं, ठीक है। यह आपकी होगी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट, ठीक है।